अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले अफगानिस्तान की, जहां तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि ख़वातीन को तालीम और रोज़गार के मौक़े दिए जाएंगे। इससे पहले बहुत ज़्यादा बहस इसी बात पर होती रही है कि अब तालिबान हुकूमत बनने के बाद आया ख़वातीन को वो हुकूक हासिल होंगे जो पहले हुआ करते थे या नहीं। इसी चीज़ का जवाब दिया गया है हुकूमती तर्जुमान की जानिब से, जिन्होंने गैर मुल्की खबर रसा इदारे से बातचीत करते हुए ये कहा कि वो माजी की इंतहा पसंद पॉलिसियों को तर्क कर चुके हैं। वो ख़वातीन को इल्म हासिल करने की इजाज़त देंगे, लेकिन मखलूत तालीम नहीं, यानी को एजुकेशन नहीं होगी, बल्कि लड़के और लड़कियाँ अलहदा क्लासेस में बैठेंगे और अलहदा क्लासेस में बैठकर इल्म हासिल करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना यह भी था कि ख़वातीन अब भी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में जा रही हैं और हम उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस इंटरव्यू में हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि ख़वातीन को इस्लामी शरिया के मुताबिक हुकूक हासिल होंगे और अफ़गानिस्तान में ख़वातीन जो उमूर हैं ख़वातीन से मुतालिक उनसे रिलेटेड जो वजारत है उसको भी तहलील नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन आप जानते हैं जब ये उबूरी काबीना अनाउंस की गई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा बहस इस बात पर भी छिड़ी कि जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजारत मौजूद है, उनके उमूर को देखने के लिए वजारत मौजूद है, आया उसका मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि उस पर तालिबान ने कोई बात ही नहीं की थी, कोई अनाउंसमेंट ही नहीं की गई थी। लेकिन आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि यहाँ जो ख़वातीन उमूर की वजारत है वो अलामती है और चंद एक ख़वातीन वहाँ काम कर रही हैं और हम उनकी कारकर्दगी क्या है, वो क्या काम कर रही हैं, उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। तालिबान हुकूमती तर्जुमान ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि ख़वातीन के लिए ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो उनके मामलात को देखे और उनके हुकूक के लिए काम करे। हुकूमती तर्जुमान ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि बच्चियों के स्कूल खोलने के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक खुल जाएंगे इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है, नहीं उन्होंने कोई हतमी तारीख दी है कि कब तक बच्चियों के जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो खोले जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन आपको ये बता दें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो छोटी बच्चियां हैं, क्लास प्रेप की हैं, 1 की हैं, 2 की हैं, वो तो स्कूल जा रही हैं, लेकिन जो सेकेंडरी क्लासेस की बच्चियां हैं उनके स्कूल्स जो हैं वो रीओपन तो हुए हैं, लेकिन वहाँ जहाँ जहाँ को एजुकेशन थी ये बोल दिया गया है कि बच्चियाँ ना आएँ, और जहाँ पर सिर्फ लड़कियों के स्कूल्स थे सेकेंडरी के लिए उनको भी स्कूल आने से मना कर दिया गया है। कहा यह गया है कि हमें कुछ वक्त चाहिए, उस वक्त के बाद हम जब तयन कर लेंगे कि किन उसूलों के तहत, किन कवानीन के तहत ये स्कूल खुलने हैं, फिर आपको बता दिया जाएगा ताकि आप अपनी बच्चियों को भेज सकें। नाज़रीन, तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद ये भी कहा था कि ख़वातीन को तालीम के उसूल से नहीं रोका जाएगा, ताहम उनकी क्लासेस अलहदा होंगी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि अफ़गानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के बाज़ारों में ख़वातीन के लिए मगरबी तर्ज के लिबास की खरीदो फरोख्त जारी है, ताहम दुकानदार ये गिला करते दिखाई देते हैं कि इस लिबास की फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा नुमायाँ कमी हुई है। इस्लामी तर्ज लिबास जो है आया उसके फ़रोख्त करने वाले दुकानदार ये बताते हैं कि उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जीन्स है, टी शर्ट्स हैं और ख़ास तौर पर जो स्लीवलेस ड्रेसेस हैं उनकी फ़रोख्त में शदीद कमी हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तालिबान की नई उबूरी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को मुनासिब आज़ादी देने का जो ऐलान कर रखा है, उसके बावजूद कई इलाकों में ख़वातीन को काम से रोकने और तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर तशद्दुद का शिकार होने की भी इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं। लेकिन जी असल सिचुएशन क्या है? इत्तलात तो मुख्तलिफ हम तक आ रही हैं, पहुँच रही हैं, हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी शख्सियत से जो अफ़गानिस्तान आती जाती भी रहती हैं, वहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से समझती हैं, वहाँ पर जो मुख्तलिफ अदवारे हुकूमत रहे हैं उसको भी बड़ी गहरी निगाह से देखती रही हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि माहिर हैं अफ़गान उमूर की। मैं बात कर रही हूँ सुमैरा खान साहिबा की, इस वक्त हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा खान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, होप यूर गुड। आप कैसे हैं? आई एम गुड टू, थैंक यू। सुमैरा खान साहिबा आप हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुमैरा खान साहिबा, बहुत सारी चीज़ें हम अफ़गानिस्तान में भी होते हुए देख रहे हैं, आपकी बड़ी गहरी निगाह है, बड़ा गहरा आपका मुशाहिदा है, आपका आना जाना भी है अफ़गानिस्तान के अंदर, दीगर ज़राए से भी आप तक इन्फॉर्मेशन यकीनन पहुँचती होगी। लेकिन पहले मैं ये चाहूँगी दीगर मामलात की तरफ आने से पहले कि जो गुज़श्ता तालिबान की रजीम रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर उसको देखा जाए और अभी जो मौजूदा दौरे हुकूमत है ये उससे कितना डिफरेंट है? मौजूदा दौरे हुकूमत और पहला दौरे हुकूमत जो इनका रहा है 1996 से लेके 2001 तक, कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर?
थैंक यू अस्मा। सबसे पहले तो डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस आइडियोलॉजी का जो है वो तो मैं कहूंगी कि कतन नहीं है। उनकी एक आइडियोलॉजी है कि उन्होंने एक इस्लामिक शरिया लॉ जो है, इस्लामिक शरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो लेकर आना है। मुल्क का निज़ाम जो है वो इस्लामिक उसके ऊपर सिस्टम पर होगा। तो वो तो उन्होंने लाना है, क्योंकि उनके सिर्फ लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप जी। के अंडर हजारों उनके जो फुट सोल्जर्स हैं, जो हम्म। लड़ते रहे हैं, जो जाने देते रहे हैं, जो शहीद होते रहे हैं, जिनके जिनके बलबूते पर आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनकी लड़ाई की वजह से, जाहिर है वो किसी भी रीजन की वजह से कोई रिस्क ले ऐसा लेना ही नहीं चाहेंगे कि जिससे उनकी उनके नीचे जो उनके जितने भी बैरिक्स हैं या जितने उनके रैंक हम्म। एंड फाइल्स हैं, उसमें ये पैगाम जाए कि शायद अफगानिस्तान को फतह करने के बाद या अफगानिस्तान को वापस कंट्रोल लेने के बाद शायद वो कुछ मुतजलजल हैं। तो आइडियोलॉजी तो उनकी अभी भी वही है जो 1996 वाले तालिबान की थी। हाँ, लेकिन उनके कंडक्ट में बहुत फर्क है। और कंडक्ट वो होता है कि आपके जहन में तो एक चीज है, लेकिन उसकी हम्म। इम्प्लीमेंटेशन या उसका अमल दरामद आप किस जाविये से करते हैं, किस तरह उसकी ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं, या कॉस्मेटिक मेजर्स भी अगर हैं तो किस हद तक उनको आप दुनिया के सामने कैसा पेश करते हैं। तो हाँ, उसमें बहुत फर्क है। जैसे अब तालिबान ये नहीं कह सकते, पहले तो टीवी भी नहीं देखते थे, अब वो ये नहीं कह सकते कि टीवी मत देखो तूलो अर्ज में अफगानिस्तान हम्म। के। अफगानिस्तान पहले तकरीबन 90% तक जो था वो रूरल था, 10% अर्बन था। उसमें भी ले दे के काबुल ही बहुत अर्बन था। लेकिन आज अगर अब भी देखा जाए तो 20% निकाल के अभी भी अर्बन है और बाकी का अफगानिस्तान रूरल है। तो वो ये नहीं कह सकते, फिर भी वो ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पर ना जाओ, टीवी ना देखो, क्योंकि वो तो खुद सोशल मीडिया की बदौलत अपना पैगाम इंटरव्यूज के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, डिजिटल डिजिटल इंटरेक्शंस के जरिए आज वो दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाते भी हैं और अब तक कामयाबी से पहुंचा पाए हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी एक चेंज की अलामत है। फिर वो जो अभी स्कूल बच्चियां जा रही हैं, पहले वो हमेशा कहते थे कि कुछ अरसे के बाद कर देंगे, लेकिन बहुत से बरस गुजरने के बावजूद उन्होंने बच्चियों को भी नहीं स्कूल जाने दिया था। सिर्फ कुरान पाक या मदरसा की तालीम होती थी। मगर अब क्लास 5th तक बच्चियां जो है वो कोएड में जा रही हैं, यानी को एजुकेशन में जा रही है। 5th से ऊपर उनका एतराज ये है कि को एजुकेशन नहीं होगी, उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। और यहाँ पर सोचने की बात सबसे बड़ी ये है आसमा कि जी। उनको भी पता है कि वो अपने तमाम तर इकदामात बदल नहीं सकते, क्योंकि वो आलमी बरादरी के साथ एक मुआहिदे के तहत आए हैं। नॉट आलमी बरादरी अमरीका के साथ, और अमरीका के साथ फैसिलिटेटर्स सुमेरा, के मैं रूप में बिल्कुल बाकी इसी ममालिक थे। जानिब आना चाह रही वो थी बदल कि नहीं क्या सकते। जो वादे वईद किए गए हैं, इनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर कंट्रोल अफगानिस्तान का संभालने के बाद, जिसमें बहुत कुछ कहा गया कि अब हम बिल्कुल तब्दील हैं, हम वो वाले तालिबान नहीं हैं जो हम पहले थे, हमने बहुत ज़्यादा ख़ुद को कह लें कि चेंज किया है। आप समझती हैं कि जो वादे जिनका आप भी जिक्र कर रही हैं और जिनका चर्चा में पूरी दुनिया में सुनाई देता है, उन वादों पर अमल कर पाएंगे तालिबान? देखिए, करना पड़ेगा आसमा, मरता क्या ना करता के मिसदाक करना तो पड़ेगा। वरना आपका दुनिया में चले, हमारा एक इमेज बना हुआ है कि हम बहुत क्लोज नहीं है अमेरिकन के, बल्कि लाई ही हम हैं, लोग ये समझते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक आप ह्यूमन राइट्स के हिसाब से तसल्ली नहीं देते, आज जब तक खवातीन के हुकूक पर तसल्ली नहीं देते। तो 2 हफ्ते कबल आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास आपने देखा, जिसमें दो ही डिमांड्स थी कि एक, आप ह्यूमन राइट्स खवातीन के हुकूक की पासदारी का अमलन मुजाहिरा करें, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को आपकी सरजमीन से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस दौरान कुछ पै दर पै हमले हुए हैं पाकिस्तान पर सरहद पार से। तो पाकिस्तान भी रिलक्टेंट है अभी रिकग्निशन से। पाकिस्तान बहुत केयरफुली, आपने देखा होगा कि हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी पाकिस्तान ने कोई अंदिया नहीं दिया जाने का, नॉट इवन आवर एम्बेसडर। तो चीजें पाकिस्तान इस वक्त बहुत केयरफुल जा रहा है। तो बाकी ममालिक तो जाहिर है, हकीकत इस वक्त ये है कि पाकिस्तान फिर भी सहज सहज के बेबी स्टेप्स ले रहा है उनकी तरफ। लेकिन आलमी बरादरी चाहती है कि बस एक आधा हफ्ता 2 हफ्ते और देखते हैं इनको, उसके बाद रिकग्नाइज कर लेंगे जो हालात नजर आ रहे हैं, जो नहीं, तो इंडिकेटर्स हैं। सुमेरा, जिस तरह से डेबरा आलमी लियोन बरादरी ये चिली चाह में रही जलते है हैं, फिर कि आगे चलिए बढ़ेंगे एक हफ्ता अफगानिस्तान देखते हैं, 2 हफ्ता देखते हैं, आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है तालिबान को सूरत हाल को
बेहतर करने में, चलिए वैसा ना सही जैसा तमाम आलमी बरादरी उनसे डिमांड कर रही है, लेकिन सिचुएशन कुछ तो बेहतर हो, ख़ासतौर पर वहाँ की ख़वातीन को लेकर आपको क्या लगता है, कितना वक्त लग सकता है कि वो आज़ादी से एटलीस्ट तालीम तो हासिल कर सकें? सुमेरा। इसमें अस्मा आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है, मैं खुद भी आपसे मुत्तफिक हूँ, मगर ग्राउंड रियलिटीज देखने की जरूरत है। देखिए, अभी जब 30 और 31 अगस्त की रात को निकलना था अमेरिकन में, उससे पहले ही ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। कुछ दिन पहले वहां पे अमेरिकन ही इतला देते हैं ऑल ऑफ अ सडन, वरना कितने अरसे से वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं था, कोई सुसाइड अटैक या कुछ नहीं था। मगर उनके जाने से कुछ रोज कबल वहां पर ब्लास्ट भी होता है, आईएसआईएस के भी रिसर्फेस होती है, और एक नया चैप्टर खुल जाता है अफगानिस्तान की तारीख में, जो कि सब समझ रहे थे कि फॉरेन ऑक्यूपेशन खत्म हो रही है, तालिबान को भी सुकून हो जाएगा, अब ये पूरा अफगानिस्तान खोल देंगे। लेकिन जब अमेरिकन जाते जाते आईएसआईएस के का एक चैप्टर और खोल गए, सब चैप्टर कह लें चले, एक और खोल गए, तो अब तालिबान के हाथ भी एक बहाना आ चुका है। वो यही कहते हैं हर एक को कि हमने देखा, पहले ही कहा था ना कि हमने दफातर क्यों बंद किए, खवातीन का आना क्यों बंद किया। दुनिया को बड़ी बारीक बीनी से ग्राउंड रियलिटीज देखनी होगी। मैं शुरू दिन से ये कह रही हूँ, जब आप एक तरीके से एक तरफ से तालिबान को घेरते हैं, वो दूसरी तरफ से आपको चकमा देकर निकल जाते। आपने वहां आईएसआईएस के को रिसर्फेस कराया, और वो उनकी बात आपने उस पर मोहर तस्दीक की सख्त कर दी कि वो पहले दिन से उन्होंने वजारतों से खवातीन को हटा दिया, ये कह के कि क्योंकि ये एक हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा जो इस्तेमाल हो सकता है, उसका सबसे बड़ा लिविंग फैक्टर खवातीन है अफगानिस्तान की। दुनिया ने भी सही। अफगान खवातीन कर करके इतना उनको प्रेशराइज किया कि उन्होंने उस ब्लास्ट को, उसके बाद रॉकेट अटैक्स को, फिर अमेरिका के विड्रॉल के बाद अभी निंगरहार में 3 ब्लास्ट हुए, काबुल में 2 ब्लास्ट हो चुके हैं, जब से 2 हफ्ते हुए मैं आई हूँ वापस। तो अब वो इसको भी इस्तेमाल करेंगे यही कहने में कि देखे, हम कह रहे थे ना आपको कि खवातीन के हवाले से हमें अभी मजीद इकदाम की जरूरत है, और वो उन्होंने कहा। मेरे कुछ दिन 2 हफ्ते पहले के इंटरव्यूज आप उठाकर देख लें डिफरेंट चैनल्स में, मैं यही कह रही थी कि थोड़ा टेक इट इजी, आप सुकून से चलें, गो इजी ऑन तालिबान, गो इजी ऑन अफगानिस्तान, एंड गो इजी ऑन अफगान वुमेन। वो खुदा न खास्ता कोई बॉर्डर्स पे नहीं पड़ी हुई, इसमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो विलिंगली अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाह रही है, और ये चीज मजीद तालिबान को तैश दिला रही है कि आपके हम घरों पर रेड नहीं कर रहे, आपको मार पीट नहीं रहे, उल्टा चेक पोस्ट के ऊपर आपकी तरफ से बदतमीजी का सामना है, तो आप क्यों जा रहे हैं मुल्क से बाहर? यानी आप किसी के नर्व्स को अटैक करेंगे, वो जवाबन आपको अटैक करेगा, सही, फिजिकली लेकिन अटैक सुमेरा खान, करेगा। तो ये अब कहा जा तालिबान का सकता ये है बयान कि उन्होंने आलमी बहुत बरादरी को प्रीएम्प्ट भी और ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी अभी इंतज़ार करना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो तालिबान खुद भी चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा वक्त एटलीस्ट दिया जाए उस सब के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं। वादे पूरे होते हैं नहीं होते हैं ये तो खैर बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी बहरहाल थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। चलिए सुमेरा खान, वक्त देते हैं जी हम उनको भी, और आपको भी बहुत शुक्रिया आपका। आपको दोबारा हम तज्ज़िये के लिए यकीनन मदऊ करेंगे जब कोई नई डेवलपमेंट अफगानिस्तान को लेकर हमारे सामने आ रही होगी। फ़िलहाल आपने वक्त निकाला सुमेरा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान को लेकर, जहाँ रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है। अभी ज़बीउल्लाह का जो इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू को लेकर बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, क्योंकि उसमें ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी। उन्हीं बातों पर हम तबसरा ले रहे थे सुमेरा खान साहिबा का। अब हमें तबसरा करना भी है, तबसरा लेंगे भी हम किसी न किसी तज्ज़ियाकार का। इसी शो में हम बात करेंगे एक बड़े माहदे की, और ये माहदा हुआ है जी अमरीका बरतानिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये सैफ अरीकी दिफाई इत्तेहाद का माहदा है, और इस माहदे के तहत अमरीका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को जौहरी आबदोज की टेक्नोलॉजी फराहम करने के साथ साथ साइबर टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और ज़ेर-ए-आब निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला भी करेंगे। चीन, न्यूजीलैंड और फ्रांस की जानिब से इस माहदे को सख्त मुखालिफत का सामना है। क्यों ये माहदा किया गया है, और ये जो बाकी ममालिक हैं ये इसकी क्यों इतनी ज़्यादा मुखालिफत कर रहे हैं? पहले एक डिटेल्ड पैकेज देखते हैं, इस पे इस सारी सिचुएशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें मज़ीद बात करते हैं।
अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं ने 2 रोज पहले एक नए इंडो पैसिफिक डिफेंस पार्टनरशिप माहिदे का ऐलान किया है। इस दिफाई माहिदे को AUKUS का नाम दिया गया है। इस अफ्रीकी दिफाई माहिदे और इत्तेहाद के तहत अमेरिका और बरतानिया की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को जौहरी ताकत से लैस जदीद तरीन आबदोज टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी। इस माहिदे के तहत तीनों ममालिक अपनी दिफाई सलाहियतों बेशमूल साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत और जेर आब निजाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा, आज हमने तीनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने और उसे एक रस्मी शक्ल देने के लिए एक और तारीखी कदम उठाया है, क्योंकि हम तीनों ममालिक ये समझते हैं कि इंडो पैसिफिक में तवीलुल मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के लिए ऐसा करना नागुज़ीर है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के माबैन ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और मगरबी ममालिक की चीन से ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा का कहना था कि अमेरिका बरतानिया एटमी बरामदात को जियो पोलिटिकल मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को जौहरी आबदोज की टेक्नोलॉजी बरामद करना अमेरिका और बरतानिया के दोहरे मयार का अक्कास है और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि इंडो पैसिफिक डिफेंस पार्टनरशिप इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। इस तरह न्यूजीलैंड और फ्रांस की तरफ से भी इस माहदे की मुखालफत सामने आई है, क्योंकि इस माहदे से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के माबैन 12 आबदोजों की तामीर का मुआहदा भी खत्म हो जाएगा और फ्रांस की जानिब से इसे धोखा और पीठ पर खंजर घोंपने के मुतरादिफ करार दिया गया है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंदा आर्डन का कहना है कि हमारे कवानीन न्यूक्लियर के खिलाफ बहुत सख्त हैं और हम कभी भी जौहरी आबदोज को अपने पानियों की हुदूद में दाखिल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा मुल्क न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी पर यकीन रखता है। आर्डन न्यूजीलैंड की दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बनी है और वो किसी बड़े ब्लॉक की हामी होने की बजाय आज़ाद खारजा पॉलिसी पर यकीन रखती हैं। बिल्कुल जी, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का ये जो जौहरी आबदोज़ों का मुआहदा हुआ है, इसकी वजह से फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया से आबदोज़ों का मुआहदा खटाई का शिकार हुआ है। 2016 में ये मुआहदा तय पाया था, लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि फ्रांस की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफारती कशीदगी जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। फ्रांस की वज़ीर ख़ारिजा ने इस पर बात की है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नए दिफाई मुआहदे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और साथ ही साथ यहाँ से अपने जो सफ़ीर हैं वो भी वापस बुला लिए हैं। नाज़रीन, इस नए मुआहदे की वजह से फ्रांस ने दोनों ममालिक से अपने सफ़ीर तो वापस बुलाए हैं, लेकिन साथ ही साथ कहा यह भी है कि इन ममालिक के दोहरेपन ने उनका जो एतमाद था उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ठेस पहुँच सकती है, इसी पे बात करने के लिए, तज्जिया लेने के लिए हमने राबिता किया है। सीनियर तज्जिया कार हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेरिस से यूनुस खान वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान। वालेकुम सलाम अस्मा। यूनुस खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यूनुस साहब, ये जो नया इंडो पैसिफिक इत्तेहाद हम देख रहे हैं इन तीन ममालिक के दरमियान, और इसके बाद हम रिएक्शन भी देख रहे हैं, फ्रांस सख्त बरहम है, यूरोपीय यूनियन नाराज़ है, खफा है, क्या हम ये समझें कि ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है इससे यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो पहले ही कहीं ना कहीं हमें बदएतमादी दिखाई देती थी, अब उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी? यूनुस खान जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। मौजूदा ये जो मुआहदा हुआ है इसमें यूरोपियन यूनियन, ख़ासकर फ्रांस बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और यूरोपियन पार्लियामेंट में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हम हलीफ मुल्क थे और हमें इस मुआहदे से बेखबर रखा गया है और हमें इन्होंने इत्तेमाद में नहीं लिया है। अगर आप पीछे कुछ जाएँ तो यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की पहले से ताल्लुकात थोड़े से कशीदा थे। अफगानिस्तान के हवाले से यूरोपियन यूनियन ये समझती थी कि अफगानिस्तान के हवाले से जो फ़ौजों का इन्हिला था उनको उन्होंने इत्तेमाद में नहीं लिया था। उसके बाद एयरपोर्ट पे, काबुल एयरपोर्ट का जब सिक्योरिटी अमेरिकन के पास आई है, जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, तो यूरोपियन यूनियन में यही आवाज़ें उठ रही थी कि अमेरिकन तो वहाँ से निकल लें लेकिन यूरोपियन लोगों को मसाइल हैं। लेकिन अब जो ये मुआहदा हुआ है उसके हवाले से जो फासले थे वो मज़ीद ज़्यादा हो गए और यहाँ पे अब पिछले 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, जो उनके सरबराहान हैं, वो आपस में राब्ता कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और इस हवाले से वो काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, तशवीश तो पाई जा रही है लोगों के अंदर भी, लेकिन अभी ये जो एक गैर मामूली फैसला किया गया है फ्रांस की जानिब से अपने सफ़ीर वापस बुलाने का,
اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ الزامات کا سلسلہ بھی یونس خان بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے فرانس کے ان اقدامات سے ایگریمنٹ تو واپس ہونے والا نہیں ہے 2016 کا, کیونکہ آسٹریلیا نے تو کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے تو پہلے تحفظات تھے, ہم تو تحفظات سے پہلے آگاہ کر چکے تھے, لیکن فرانس نے ہی ہماری بات نہیں سنی, تو قصور ہمارا نہیں ہے, قصور تو خود فرانس کا ہے. لیکن فرانس یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یونس خان ہم سمجھیں کہ یہ چپکلش جو ہے, یہ جو الزامات کی بوچھاڑ ہے, یہ اسی طرح سے جاری رہے گی؟ کیا سچویشن آگے آپ کریٹ ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل آسما, دیکھیں یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ 2016 میں ہوا تھا. اس پہ جب پچھلے دنوں جب یہ 25 ستمبر کو یہ جو اکوس معاہدہ ان تین ممالک کے درمیان پایا گیا, اس کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ جو آبدوز کی جو ڈیل تھی فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان جو $35 ارب سے زائد کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد فرانس نے انتہائی سخت اقدامات کیے ہیں. امریکہ اور آسٹریلیا سے انہوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں. امریکہ کے ساتھ فرانس کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ 1778 سے یہاں پہ موجود ہے, اور پہلی دفعہ فرانس نے اپنے جو سفیر ہے وہ انہوں نے واپس بلائے ہیں. تو فرانس اور امریکہ کے ساتھ ساتھ فرانس اور آسٹریلیا کے بھی تعلقات اس ٹائم کم ترین سطح پر ہے. اور یہ چیزیں جو اب ہمیں جو بیانات بازی ہم دیکھ رہے ہیں وزیر خارجہ کے یہاں کے جو فرانسیسی وزیر خارجہ ہیں اور جو ڈپلومیٹک حلقے ہیں, وہ ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں مزید بڑھے گی, حالات مزید ان کے مزید خراب ہوں گے. ابھی کچھ مستقبل قریب میں ہم اس سچویشن کو تھمتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی نہ کوئی اس معاملے میں کودے گا, کوئی نہ کوئی ثالثی کی حیثیت اختیار کرے گا اور معاملے کو سلجھائے گا, خاص طور پر فرانس کی ناراضگی جو ایگریمنٹ ختم کرنے پر ہے اس کو لے کر؟ دیکھیں کل امریکہ جو خارجہ امور کے ترجمان ہے اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بائیڈن جو ہے امریکن صدر ہیں وہ بہت جلد اس حوالے سے فرانسیسی صدر کو اعتماد میں لیں گے. لیکن یہاں پر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, جو آج یہاں سے بیانات شائع ہوئے ہیں, اس سے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بائیڈن یہ بات کریں گے بھی فرانسیسی صدر سے, تو وہ ان سے اس حوالے سے وضاحت طلب کریں گے کہ یہ کیسے آپ لوگوں نے آپ کے کہنے پہ ہمارے معاہدے جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں. تو جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یورپ کے اندر, فرانس کے علاوہ, فرانس ایک یورپ کا انتہائی اہم ملک ہے, یہ اقوام متحدہ اور یورپین پارلیمنٹ میں بھی فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ اب یہاں پہ اپنی جو فرانسیسی صدر ہیں ان کو ہم بہت ایکٹیو دیکھ رہے ہیں. یورپ بھر میں جو سربراہان ہیں ان کو ہم یہ کنونس کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہم ان کے لائی تھے, ہمیں ان پر اعتماد کرنا اس ٹائم بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ جو بھی معاہدے کر رہے ہیں یہ یورپین مفادات کے خلاف ہے. تو جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. آپ بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں تمام حالات پر. یونس خان بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. وقتاً فوقتاً آپ سے سچویشن جانتے رہیں گے اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی آگاہ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم یونس خان. یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تجزیہ دے رہے تھے, اور انہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ ساری جو سچویشن ہے, یہ جو ایک کہا جائے کہ کشیدگی ہے, یہ کسی طور تھمتی بھی ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ فون کریں گے فرانسیسی صدر کو, دونوں کے درمیان کچھ رابطہ ہونے جا رہا ہے, مے بی ان نیکسٹ ویک, کمنگ ویک. لیکن یونس خان کا کہنا یہ ہے, اور دیگر اطلاعات بھی ہمیں یہی بتا رہی ہیں, کہ اس میں بھی وہ لگتا نہیں ہے کہ قائل کر پائیں گے فرانسیسی صدر کو کسی طور بھی, کیونکہ ناراضگی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ناراضگی اسی پر ہے کہ فرانس سے جب معاہدہ موجود تھا تو پھر قائل کیوں کیا گیا ہے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے آسٹریلیا کو, کہ نہیں جی آپ وہ جو آپ دوزیں آپ کو دی جا رہی تھیں اس کی جانب سے, فرانس کی جانب سے, وہ آپ چھوڑ دیں, ہم آپ کو اس سے بہتر اور جو جوہری آپ دوزیں ہیں وہ دیتے ہیں. اس بات پر فرانس جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. لیکن اب اس کی یہ جو کشیدگی ہے, دونوں ممالک کے الزامات ہیں, یہ کہاں پر تھمتے ہیں, کیا سچویشن رہتی ہے, اس بارے میں ہم یقیناً آپ کو آگاہ رکھیں گے, کیونکہ یہ یورپی یونین کے حوالے سے اور یہ جو 3 ملکوں کا اتحاد ہوا ہے, انڈو پیسیفک اتحاد, اس کو لے کر یہ بڑی اہم سٹوری ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم سٹوریز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, یقیناً ہمیں آپ سے شیئر کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں, یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی. اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب
कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार है। वेलकम बैक जी। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अफ्रीका, जहां से खबर बड़ी अहम है अल्जीरिया से, जहां साबिक सदर अब्देलाजिज 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं कि ये वो सदर हैं जिन्होंने 1999 से 2019 तक 20 साल तक मुल्क के सदर का मनसब संभाले रखा है, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि उन्हें सरकारी एजाज़ के बगैर दफन किया जाएगा। ये मामला क्या है, क्यों उन्हें सरकारी एजाज़ नहीं दिया जा रहा, और क्यों जब कोई भी इस तरह की बड़ी शख्सियत दुनिया से कूच कर जाती है तो वहाँ पर 8 रोज़ का सोग मनाया जाता है। इनके लिए ये सोग क्यों नहीं अनाउंस किया गया है, सिर्फ 3 रोज़ा सोग क्यों है, क्यों बगैर एजाज़ के दफन किया जाएगा, इस सब पर एक डिटेल्ड पैकेज है हमारे पास, आपसे शेयर करते हैं। अल्जीरिया के 20 साल तक सदर रहने वाले अब्दुल अजीज बोटेफ्लिका तवील अलालत के बाद 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। 2 दहाइयों तक अल्जीरिया के हुक्मरान रहने वाले बोटेफ्लिका को 2013 में फालिज हुआ, जिसके बाद वो बोलने और नकलो हरकत करने से माजूर हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अप्रैल 2019 तक सदर के मनसब पर फाइज रहे। वो 5वीं टर्म के लिए सदारती ओहदा लेने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन आवाम ने अल्जीरिया की गलियों और सड़कों पर एहतजाज करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद वो सदारत के ओहदे से सुबुकदोश हो गए। उन्होंने अल्जीरिया की 1950 से 1960 तक जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। बोटेफ्लिका ने 1999 में फौज की ख्वाहिश पर इक़्तिदार संभाला। उन्होंने इक़्तिदार उस वक्त संभाला जब अल्जीरिया में खाना जंगी से 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश थी। बोटेफ्लिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी काफी अरसे तक अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। उन्होंने 1974 में बतौर सदर जनरल असम्बली फलस्तीन के रहनुमा यासिर अरफात को अक़वाम मुत्तहिदा की गवर्निंग बॉडी से खिताब करने की दावत देने का तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। साबिक सदर ने चीन की अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त के लिए इसरार जारी रखा और जनूबी अफ्रीका में मजालिम के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। उन्हें यह भी एजाज हासिल है कि उन्होंने नौजवान नील्सन मंडेला को फौजी तरबियत दी। बोटेफ्लिका ने अल्जीरिया में खाना जंगी के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा करते हुए फौज और इस्लामी अस्करियत पसंद तंजीमों के दरमियान सुलह कराई। उन्होंने 2008 में आईनी तरामीम के जरिए 2 मरतबा से ज्यादा सदारती ओहदा रखने की शर्त को खत्म किया और 4 मरतबा अल्जीरिया के सदर मुंतखब हुए। ये अल्जीरिया में तवील तरीन हुक्मरानी का एजाज भी रखते थे। बोटेफ्लिका की मौत पर 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। उनकी आखिरी रसूमात में सरकारी एहलकारों समेत हुकूमती नुमाइंदों और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की है। उन्हें जंग आज़ादी के हीरोज के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। जंग आज़ादी के जो हीरोज़ हैं उनके कब्रिस्तान में इनको दफनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इत्तलात यही हैं कि जी इनको एहसास जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए उस तरह से जैसे पहले इतनी बड़ी शख्सियत को दिया जाता है। वजूहात क्या हैं? 20 साल तक कहा जाता है कि ये यानी 4 बैक टू बैक टर्म्स ऐसी थी जिनमें ये मुंतखब होते रहे हैं, सदर रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी के बावजूद जब 5वीं टर्म थी, यानी जब इनके 20 साल मुकम्मल हो गए थे और नेक्स्ट किसी भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाना था मुल्क के अंदर, तब भी इन्होंने कहा कि जी मैं फिर से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। लेकिन उस वक्त आपको बताएं कि इतना शदीद रिएक्शन सामने आया था वहाँ के अवाम का कि इनको अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा था, और कुछ इसी तरह का रिएक्शन हम इनकी डेथ के बाद भी देख रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ जिस पर हमें बात करनी है, जिस पर मुख्तलिफ ममालिक का मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आता रहता है, वो है बहुत बड़ी तादाद में जो तरक्की पजीर ममालिक से या बहुत सारे जो गरीब ममालिक हैं जहाँ लोगों के लिए मौक़े इतने नहीं होते हैं रोज़गार के या बेहतर ज़िंदगी गुजारने के, ये तमाम लोग जो हैं उनमें से कुछ लोग बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी के लिए, बेहतर लाइफस्टाइल के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक का रुख करते हैं। और ऐसा बर्डन बहुत सारा जो है वो अमेरिका के ऊपर भी आता है, यहाँ बहुत सारे माइग्रेट्स आते हैं। लेकिन सदर बाइडन जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो उसके बाद एक तासुर ये था कि अमेरिका मज़ीद मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। वजह इसकी क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। वजह ये थी कि सदर जो बाइडन ने इमिग्रेंट्स के हवाले से जो साबिका सदर की तरतीब दी गई पॉलिसी थी उसको बिल्कुल तब्दील करने का ऐलान किया था
बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद भी करते थे, कहते थे कि जी यहाँ पर माइग्रेंट्स को आना चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि उनकी पॉलिसी जो है वो कुछ और रुख इख्तियार कर गई है, वो रुख नहीं है जो उनकी जानिब से कहा गया था। अवामी हलकों में इस पॉलिसी के हवाले से तब्दीली का गलत तासुर कबूल किया और इस वजह से इस वक्त तकरीबन 14,000 लोग जो हैं वो US बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि वो किसी भी कीमत पर वापस लौटने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो मेक्सिको की सरहद से यहाँ पर एंटर होना चाह रहे हैं, दाखिल होना चाह रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी परेशानियां कम करना चाह रहे हैं, अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन तमाम लोगों को अब वापस भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, तकरीबन 1,50,000 मुहाजिरीन पहले ही से आर्जी तौर पर अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं और अब अमेरिकी सदर उनको एक बड़ा बोझ करार देते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनका कहना है कि ऐसा महज गलत खबरों के फैलाव की वजह से हुआ है। खबरें क्या थी? खबरें ये थी जी कि ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। ट्रंप कहते थे कि यहाँ मज़ीद मुहाजिरीन को हमने जगह नहीं देनी है, अमेरिका में अपने जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अपने जो लोग हैं उनके लिए सहूलियात बहुत सारी जगहों पर नाकाफ़ी हो रही हैं। तो किया क्या जाए? किया ये जाना चाहिए कि मुहाजिरीन की आमद पर पाबंदी लगा देनी चाहिए और इसी पाबंदी को लेकर ट्रंप जो हैं बहुत बार बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बने। लेकिन जब सदर जो बाइडन आए और आने से पहले भी जब सदारती मुहिम जारी थी इलेक्शन के लिए, उसमें भी उन्होंने बहुत बार इसका तस्करा किया था कि जी अगर मैं सदर मुंतखब हो जाता हूँ तो मैं मुहाजिरीन को लेकर जो पॉलिसी है उसको तब्दील करूँगा। कहीं पर भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि मैं उनको आने की इजाज़त दे दूँगा। लेकिन ये जो लोग यहाँ पर जमा हैं इन्होंने खुद ही अक्स कर लिया कि अगर बाइडन आ गए हैं तो अब बाइडन तो हमारे लिए नरम रवैया रखते हैं, तो इनके इस नरम रवैया का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए और यहाँ हमें इस बॉर्डर पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि अब तो बाइडन हमें यहाँ आने से मना नहीं करेंगे और नहीं वो कोई ऐसा ऐलान करेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है अमेरिकी जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कि ऐसी खबरें बिल्कुल गलत थी। जो बाइडन ने तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि आप अमेरिका में आ सकते हैं, पनाह ले सकते हैं, यहाँ रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और अब हम तक इत्तलात ये भी पहुँच रहे हैं कि जो इतने ढेरों सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं इनको वापस इनके इलाकों के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। वो लोग जो अमेरिका में पहुँच चुके हैं वो भी, और ये जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, इनको किसी तौर फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा कि ये लोग अमेरिका के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बहरहाल जी सिचुएशन जो भी रहती है हम आपको आगाह करते रहेंगे और अभी हमें आपको आगाह करना है कुछ मज़ीद ख़बरों से। और अगली स्टोरी हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है जी माहिरीन के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। माहिरीन माहौलियात के हैं जो हमें आगाह कर रहे हैं ओजोन लेयर को लेकर। कहना उनका यह है, आपको भी मालूम है हमारे बिल में ये बात है कि बहुत बड़ा एक शगाफ जो है वो ओजोन लेयर में पड़ चुका है। उस शगाफ की वजह से हमारा जो कुर्रा अर्ज़ है उसकी हिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है। अल्ट्रावायलेट जो शुआएँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने लग गई हैं। लोगों में, इंसानों में बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो भी जन्म ले रही हैं और कोशिश ये की जा रही है हमारे माहौलियात की जानिब से कि इसको किसी तौर रोका जा सके। लेकिन खबर अब हम तक ये पहुंची है कि ये जो शगाफ है ये आने वाले वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है और ये इतना बड़ा हो चुका है कि पूरा जो अंटार्कटिका है, पूरा जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका का, उतना बड़ा ये सुराख हो चुका है। और साइंसदानों ने बताया ये भी है कि अगर मौसमियाती तगय्युरात रुक भी जाएं, फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो पोल्यूशन रोज़ फैल रही है, चाहे वो गाड़ियों की वजह से है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ की वजह से है, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, अगर इसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर भी ले आएँ, जो कि बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये शगाफ 2060 से 2070 तक पुर होने का इम्कान है। यानी अभी भी तकरीबन कहा जाए कि 40 से 50 साल लग सकते हैं इसको पुर होने में। लेकिन जो सिचुएशन है, जिस तरह से आलूदगी फैल रही है, जिस तरह से शगाफ बड़ा होता जा रहा है, कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। नाज़रीन, ओजोन की तह जो कि ज़मीन से 922 मील ऊपर पाई जाती है, सूरज की तापकार शुआओं को रोकने में अब नाकाम दिखाई देती है। ओजोन की ये तह जो है ये हर साल बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे माहिरीन बहुत सारी कयास आराइयाँ करते हैं कि जिसको रोका जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ मज़ीद ख़बरें मौजूद हैं और अभी हमें रुख करना है जी साउथ अमेरिका का, जहाँ से हमें खबर ये मिल रही है कि जो जेयर बोल्सोनारो हैं उनकी मकबूलियत में बड़ी हद तक कमी हुई है। और माहिरीन का कहना यह है कि मकबूलियत में कमी की जो वजह है कि वो कोरोना वबा को कंट्रोल करने में नाकामी है। डिटेल पैकेज है हमारे पास, आपसे शेयर करते हैं। ब्राज़ील के सदर जेयर बोल्सोनारो अपनी मकबूलियत के कम तरीन दर्जे पर पहुंच चुके हैं। डाटा फोल्हा पोल के मुताबिक सदारत के दौरान जेयर की मकबूलियत में कमी का तनासुब बढ़ रहा है।
53% राय दहंदगान ने आइंदा इलेक्शन से कबल उनको नापसंद किया है। गुज़श्ता जुलाई में भी इस तर्ज का एक सर्वे किया गया जिसमें 51% ने साबिक आर्मी कैप्टन और मौजूदा सदर को नापसंद किया, जबकि गुज़श्ता रायशुमारी में 24% लोगों ने हक में रहने का फैसला किया, जो कि सितंबर के पोल्स में 22% हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक जेर बोल्सोनारो की मकबूलियत में कमी की बड़ी वजह कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में नाकामी है, जिसके बायस ब्राजील मुतासरा ममालिक में दूसरे नंबर पर है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा और अदालती रसाकशी की वजूहात भी शामिल हैं। 7 सितंबर को होने वाली रैली, जिसमें हजारों अफराद बोल्सोनारो के हक में बाहर निकले, उससे खिताब करते हुए सदर ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तामील करेंगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, लेकिन हालिया सर्वे में ये बयानात भी उनके हक में नहीं गए, क्योंकि अवाम की दिलचस्पी महंगाई और रोजगार से मुताल्लिक है। बोल्सोनारो ने अभी तक आइंदा सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर ऐलान अभी तक नहीं किया है। वो अभी इलेक्शन के तरीकाकार, फेडरल इंतखाबी अदालत और कांग्रेस रहनुमाओं पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। बोल्सोनारो ने मुआवजे के कई मौके गुजार दिए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में उन्हें मोहतात रवैया अपनाने की जरूरत है ताकि वो अपनी मुद्दत बेहतर तरीके से पूरी कर सकें। डेटाफोलो पोल 13 था 15 सितंबर को किए गए, जिसमें 3667 अफराद से राय ली गई थी। बिल्कुल जी, लोगों की राय यही है कि ये अब इतने मकबूल या उनके इतने पसंदीदा नहीं रहे हैं। बहरहाल ब्राज़ीलियन सदर को अब बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी कोई भी मकबूलियत जो है उसको वापस ले सकें, और इसके लिए उन्हें जो कोरोना को लेकर इकदाम हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ करना होंगे। कोरोना की वजह से हमने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि बहुत सारे ममालिक के जो हेड्स हैं, जो सरबराह मुमलिकत हैं, उनकी जो मकबूलियत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी जगहों पर लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, बहुत सारी जगहों पर लोग पाबंदियों से बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो यही कुछ ब्राज़ील के अंदर भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बहरहाल जी, हमने इस पैकेज में आपको ब्राज़ील की सिचुएशन बताई, अल्जीरिया के हवाले से हमने बात की है, साथ ही साथ आज हमने अफगानिस्तान के हवाले से आपको बताया, और फिर यूरोपीय यूनियन की भी बात हुई है, ख़ासतौर पर फ्रांस के हवाले से हमने बात की है, जो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देता है एक नए मुआहदे को लेकर, सैफरीकी मुआहदे को लेकर। अब देखना यह है कि अमेरिका उसकी नाराज़गी ख़त्म कर पाता है, नहीं कर पाता है, बरतानिया इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, और ख़ुद ऑस्ट्रेलिया का इसको लेकर जो आज नया मौक़िफ़ आया है, क्या वो तब्दील होता है या नहीं होता है। सिचुएशन कुछ भी हो, हम आपको आगाह करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।